बीड़ लोकसभा मतदार संघ के लोकप्रिय उम्मीदवार अशोक हिंगे पाटिल साहब के इस प्रचार के दौरान में बीड़ ज़िले में माजल गांव से लेकर मुख्तलिफ़ गांव देहात करते हुए बीड़ में आज मुख्तलिफ़ शोबों के ज़िम्मेदारों से मेरी मुलाकातें हुई और उम्मत इस्लामिया मुस्लिमीन हमारे जो जमात के अलग अलग लोग हैं इनसे मुलाकातें करने के बाद जो चंद बातें सामने आई हैं उस मुतालिक मैं मुखातिब होना चाह रहा था। इसलिए बीड़ के मीडिया के ज़रिए मैं अपनी बात बीड़ के तमाम सेक्युलर जहन वाले लोगों के लिए रखना चाहता हूँ। ख़ास तौर से जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उन तक मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि बीड़ हमेशा एक टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट रहा हुआ है और हमने देखा है कि वक्त ब वक्त बीड़ के ऊपर बहुत जुल्म भी हुए हैं, अलग अलग साजिशों में फंसाया गया है। लेकिन बावजूद उसके बीड़ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बड़ी ताकत से जद्दोजहद करने का काम बीड़ के लोग करते हैं। इस इलेक्शन के वक्त हमको नाजुक वक्त है, हमको बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना है। तो इसलिए मैं अपनी कोई एक अपील है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे एक दो तीन नुक्ते हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोग एक बात हमेशा सोचें कि पिछले 2014 और 19 के तजुर्बे ये बताते हैं कि हम लोग एक मुश्त एक गट्ठा वोट डालने के बावजूद भी ना तो हमने सेंटर में मोदी की सरकार को बनने से रोका, ना भाजपा को आने से रोका। इसकी क्या वजह है? तो इसके पीछे ये वजह है कि 3 हिस्सों में इस वक्त मुल्क का वोटर बटा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे बड़ी जो लकीर है, ये वो है जो फ़िरका परस्त ताकत दे रही है, फ़िरका परस्त पार्टियों को ताकत दे रही है, वो है जो भाजपा को सपोर्ट करती है। एक दूसरी ताकत है जो इससे छोटी है, लेकिन ये एंटी बीजेपी है ज़रूर, ये आरएसएस के मुखालिफ है, लेकिन ये ताकत एकजुट होकर भी इसको हरा नहीं पा रही है। लेकिन एक तीसरी ताकत है जो इससे कम है, लेकिन ये ऐसी ताकत है, ये भी बीजेपी के ख़िलाफ़ है, एंटी बीजेपी है, लेकिन ये वो ताकत है जो एंटी कांग्रेस एनसीपी भी है। ये ना तो बीजेपी की तरफ जाना चाहती है, ना एनसीपी कांग्रेस की तरफ जाना चाहती है। वो तीसरी ताकत के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइक्रो ओबीसी, ये वो तबक़ात है जो इन दोनों के ख़िलाफ़ में लड़ रहे हैं। हमको 2 बार के तजुर्बे ये बताते हैं कि हम एक गट्ठा होकर भी इनको नहीं हरा पाए। तो ये ताकत को किसी नाम नेहाद सेक्युलर पार्टी की ज़िद पर रहने के बजाय इनको साथ में लेने की ज़रूरत है। और यही हम चाहते थे कि इस बार सेंटर के अंदर महाविकास आघाड़ी के अंदर गठबंधन हो। लेकिन आप जानते हैं कि 2019 में जब वंचित बहुजन आघाड़ी अलहदा लड़ी थी तो हमारी 16 सीटें ऐसी है जहां हमको 1 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2.25, 2.5, 3, 3.25 लाख तक 3 लाख से ज़ायद वोट मिले हैं। और 16 जगह पे हमको लाखों के वोट मिलने के बावजूद महाविकास आघाड़ी हमको जो सीटें दे रही थी वो दिंडोरी दे रही थी, रामटेक दे रही थी, उत्तर मुंबई दे रही थी। वो ऐसी सीटें जो है ये 16 में से नहीं है, वहाँ पर हमारा कैंडिडेट चौथे 5वें नंबर पे था। वो सीटें लेकर अपने लाखों के वोट देकर लड़ना, ये सियासी नुक्ते नज़र से भी और समाजी नुक्ते नज़र से भी ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए इस आघाड़ी में जाकर भी अगर हमारे वोट देने हैं लेकिन हमारी शिनाख्त, हमारे वजूद की सियासत तुमको नहीं चाहिए, तो हम अपने वजूद की सियासत खुद लड़ेंगे। ये प्रकाश अंबेडकर साहब ने फ़ैसला लिया। इससे पहले सियासी सेक्युलर वोटों में तकसीम ना हो, इसलिए रासू गवई साहब ने भी अंबेडकरवादी राजनीति को कांग्रेस से जोड़ा था, रामदास आठवले ने भी जोड़ा था, कवाड़े गुरुजी ने भी जोड़ा था। उनके साथ कांग्रेस ने क्या किया, तो उनके संगठन को ख़त्म करके उनको जब अपंग कर दिया तो उनको कहा कि अब तुम कहाँ जाओगे, तो तब वो लोग सेना बीजेपी तक जाने की नौबत उनमें आई। इसलिए कांग्रेस की जो पॉलिसियाँ हैं, आज़ादी के पहले 8-10 बार मुसलमानों को ऑल इंडिया कांग्रेस सदर बनाने वाली कांग्रेस एनसीपी ने आज तक मुसलमानों को आज़ादी के 76 साल में आपको ऑल इंडिया सदर नहीं बनाया, क्योंकि कांग्रेस ने तय कर लिया आज़ादी के बाद ना आपको सत्ता देंगे ना सूत्र देंगे, आप हमारे अधीन रहकर चलिए। और मुझे लगता है कि ये भी ख्याल जो है बीजेपी से अलग नहीं है। जो बीजेपी ने गुजरात में नो मुस्लिम कैंडिडेट, 0 मुस्लिम कैंडिडेट का फंडा अपनाया था, वही 2019 में पूरी लोकसभा में उन्होंने एक भी मुसलमान को, अब्बास हुसैन नकवी, शाहनवाज को भी टिकट न देके नो मुस्लिम ये पॉलिसी की थी। आज आरिफ नसीम खान कहते हैं कि कांग्रेस ने भी 8 से 10 स्टेट में, आरिफ नसीम खान कहते हैं 8 से 10 रियासतों में कांग्रेस ने नो मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। हमको अपने हिस्से की सियासत खुद करनी पड़ेगी, हमको अपनी नुमाइंदगी खुद करनी पड़ेगी। आपके साथ लड़ने के लिए एक तबका है जो 5 साल एनआरसीसीए रहने दो, मुस्लिम रिजर्वेशन रहने दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती के खिलाफ पैगंबर बिल रहने दो, पीएफआई के आड़ की गिरफ्तारियों के ऊपर मुखर तरीके से सामने आकर बात करने वाली क़यादत के तौर पर प्रकाश अंबेडकर साहब ही सामने आए। इन तमाम वाक़यों के वक्त तो सामने आई आए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती के मामले को निपटने के लिए कड़क कानून की ज़रूरत है। उसका ड्राफ्ट बनाकर असेंबली में पेश किया। उसके अलावा
जब औरंगज़ेब और टीपू सुल्तान के नाम से हमले हो रहे थे, तब कोई सेक्युलर लीडर जिसने हमारे 14-19 में वोट लिए वो सामने नहीं आए। तब भी जब और कोल्हापुर में फिसाद हुए, औरंगाबाद में फिसाद हुए, उस वक्त भी प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत सामने आई थी। एनआरसी सीए के लिए ख़ुद के पार्टी का एहतजाज खड़ा करने वाली क़यादत भी प्रकाश अंबेडकर साहब थे। और जब भोंगे के राजनीति के आड़ में मस्जिदों के आगे रमज़ान महीने में हनुमान चालीसा की सियासत राज ठाकरे कर रहे थे, तब अंबेडकर ही थे जो जवाब दे रहे थे कि एक भी बहुजन दलित नहीं आएगा, बमन के बच्चों को लाओ, अपने बच्चों को लाकर आप एहतजाज करो। ये बोलने वाले सुजात अंबेडकर वंचित के थे। प्रकाश अंबेडकर साहब का बयान था कि अगर तुम मुसलमानों के आड़ में मस्जिदों को टारगेट करोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम रास्तों पे उतरेंगे। तब रेखाताई ठाकुर थी जिन्होंने, हमारी बहन ने सर्वपक्षीय मीटिंग में कहा था राज ठाकरे राज्य में दहशत फैला रहे, उन पे यूएपीए के तहत मामला दर्ज करके उनको अरेस्ट करो। ये जब भी ऐसी नाजुक वक्त है, टीपू सुल्तान की तस्वीर के ऊपर, स्टेटस के ऊपर दंगे हो रहे हैं, पुलिस केस हो रहे हैं, उस वक्त भी कोई सामने नहीं आया। तब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के मज़ार पे जाके अंबेडकर साहब ने उस दंगों की साजिश को नाकाम किया था। महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में अगर फिसाद नहीं हुए हैं तो वो फिसादों की साजिश को नाकाम करने की क़यादत प्रकाश अंबेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी थी। ये एक अलग अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हिकमत अमली इसमें है कि हमको एक ऐसे तबके के साथ जाना पड़ेगा जो तबका आपके साथ खड़ा होना चाहता है। इसलिए मेरा कहना है तमाम उलेमा इकराम, समाजी और सियासी रहनुमा से भी आपको कभी कुछ नहीं दिया इन्होंने। आपकी सीटों को चुना के लाने में उन्होंने क्या अपनी पार्टी का, अपने जमात का सदर आपको नहीं बनाया, वो आपको आमदार खासदार कभी बनाएंगे नहीं। लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब ने 2019 में भी और इंशाल्लाह 2024 में भी एक से ज़्यादा मुसलमानों को, आईपीएस अब्दुल रहमान साहब सीए के लिए रिज़ाइन किया था, उनको कांग्रेस ने 8 दिन पहले तक लटका के रखा और आखिर में कह दिया हम टिकट नहीं देंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी ने उनको टिकट दिया है। अभी उनके नॉमिनेशन को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला हक में आएगा। अब्दुल रहमान साहब धुलिया से वंचित से इलेक्शन लड़ेंगे। 7 मुसलमानों को महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी ने लोकसभा का टिकट दिया। 2019 में भी 5 मुसलमानों को हमने लोकसभा का टिकट दिया था। मुझे लगता है कि जो आपकी हिस्सेदारी की बात करता है, जो सिर्फ टिकट नहीं देते हैं वो अपने वोट भी देते हैं। पिछली बार के इलेक्शन के हमारी कैंपेन कमज़ोर होने के बावजूद 1 लाख वोट भीड़ में मिले थे। इस बार तो एक ताकतवर कैंडिडेट ताकतवर कैंपेन खड़ा कर रहा है। सिर्फ वंचित तबकात का 2 से 2.5 लाख वोट हमारे पास है और ये मराठा क्रांति मोर्चा के संस्थापक है। मुझे यकीन है गरजवंत मराठा, गरीब मराठा के साथ खड़ा रहेगा, बशर्ते माइनॉरिटीज़ को भी अपना ताउन इसमें करने की ज़रूरत है। मेरी इल्तिजा है कि आप लोग जो 5 साल हमने नुमाइंदगी की है अपनी पार्टी, अपने लीडर के पास में, और हमने जहाँ जहाँ पे भी मुसलमानों पे जुल्म था वो लड़ाई खड़े की, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हमको वो ताकत मिलेगी। और यहाँ से मैं यकीन के साथ कहता हूँ 2-2.25 लाख वंचित का बेसिक वोट बैंक रहते हुए दूसरी कोई जमात नहीं जीतेगी। इंशाल्लाह जब इनके साथ गरीब मराठा और माइनॉरिटी खड़ा होगा, इंशाल्लाह ये दावे के साथ कहते हैं कि बीड़ से हम एक गरीब मराठा को अपने दमखम के ऊपर चुनकर लाएंगे। एक ऐसे आदमी को जो हमारे लिए एनआरसी के आंदोलन में उतरा, हर फिसाद के वक्त ये आदमी पेश रहा, ये हमारे तुम्हारे लिए दौड़ने वाला बंदा है। इसको ताकत देना हमारा फ़र्ज़ है। मेरी अपील है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के ताल्लुक से आप लोग पॉजिटिवली डिसीजन लीजिए। इंशाल्लाह जो हक फैसला होगा अल्लाह आपको और हमको उसका ज़रिया बनाए। फारूक साहब, आपने मिल्लत इस्लामिया के उलमा का जिक्र किया, उनसे मुलाकात का जिक्र किया, क्या शब्द दिया आपको? नहीं, भीड़ में एक तरतीब जो है वो अलग है कि यहाँ पर 7 नुमाइंदों की एक कुल जमाती एक कमेटी बनी हुई है। और मैं मुंबई जाते वक्त भीड़ का मेरा शेड्यूल था तो मैंने कोशिश की उलमा इकराम से मिलने की। उनमें के 2 साहब से वक्त मिला, इसलिए मैंने उनसे ये किया। बाकी लोग जो है इत्तेफाक से इज्तिमाई शादियों में कोई गए हुए हैं, कोई अपनी फैमिली के, कोई क्योंकि इतला नहीं थी ना पहले, तो वो लोगों ने कहा कि हमारे 2 नुमाइंदे आपकी बात सुनेंगे। तो हमने सिर्फ एक ही उनको रिक्वेस्ट की है कि आप जो भी फैसला लेंगे तमाम कैंडिडेट्स की, पार्टियों की बात सुन कर लीजिए, मशवरे में खैर है। तो हमने कहा कि बिना हमसे मशवरा हमारी बात सुने आप एक तरफा फैसला ना लें। उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों के पास में बीजेपी के कैंडिडेट भी रब्ता किए हैं, एनसीपी के भी कैंडिडेट किए हैं, हम आपको भी वक्त देंगे। बाकी 7 लोगों की कमेटी का इंशाल्लाह हमको वो परसों के दिन प्रकाश अंबेडकर साहब आ रहे हैं, उस तारीख को ये 7 लोगों की कमेटी ने अभी हमको वादा किया कि प्रकाश अंबेडकर साहब के मौजूदगी में 7 लोगों की कमेटी उनको वक्त देगी। और इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब 7 लोगों की कमेटी को मिलकर अपनी बात रखेंगे, हमारा एजेंडा रखेंगे। क्या उम्मीद वो है मुझे कि जो, जैसे कि मैंने कहा कि सुलह हुदैबिया के बाद में जो हमारा वक्फा गुजरा है, बहुत काबिल गौर है
कि तब हमने पसमानदा तबक़ात को साथ दिया था, उनको साथ में लिया था। 10 साल का मुआहदा होने के बाद भी बिना कंकर उठाए उस वक्त में हमको कामयाबी मिली थी। वो हमारे नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको गौर फिक्र करते हुए पसमानदा तबक़ात से दोस्ती करना ये वक्त की ज़रूरत है। इसलिए हम उलेमा इकराम से ये उम्मीद करते हैं कि आप पसमानदा तबक़ात के साथ दोस्ती का जो हाथ बढ़ा है उसको मायूस न करें, साथ में लें, क्योंकि ये चुनकर आए भी तो हमारे लिए लड़े, चुन के नहीं भी आए तो भी लड़ने वाले हैं। पिछली बार हमारा पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने तो कांग्रेस एनसीपी को मुसलमानों ने इकट्ठा वोट दिया, लेकिन मैंने जितने मामला गिनाए उस वक्त आपको बताओ कौन सा सेक्युलर पार्टी का लीडर आपकी तरफ से आके खड़ा हुआ था। लेकिन जब जब भी ये मसले आए, अम्बेडकर साहब सामने आए हैं। आप, मेरी भीड़ वालों को एक अपील है, आप आंखें बंद कीजिए, दिल पे हाथ रखिए और 1 मिनट के लिए सोचिए, खुदा ना खास्ता कल महाराष्ट्र का माहौल बिगड़ता है तो कौन सा लीडर है, कौन सा लीडर है? नाना पटोले, शरद पवार, प्रकाश अम्बेडकर साहब, तीनों के चेहरों में से कौन सा लीडर है जो मुसलमानों के हक़ में ताकत से बात रख सकते हैं, जो मोदी को डरे बिना अपनी बात रख सकते हैं? ये तीनों में से जो चेहरा आपको नज़र आएगा आप उसको उठ दो। लेकिन महाराष्ट्र की ये तीनों क़यादतों में प्रकाश अम्बेडकर साहब इतनी बुलंद क़यादत हैं, ये बेखौफ होकर बोलते हैं। संविधान को बचाने की लड़ाई अम्बेडकर ही लड़ेंगे, क्योंकि अम्बेडकर वादियों को संविधान ने जो दिया, मुसलमानों को तो संविधान नहीं भी था तो ज़मीनें थी, जायदाद थी, तालीम थी, इल्म था, शादियाँ थी, पक्के घर थे, एसी कूलर पंखे थे, सब थे। लेकिन ये जो बड़ा 40% तबका है ना, SC ST माइक्रो OBC, इनको संविधान से पहले तालीम का इख्तियार, ज़मीन का इख्तियार, घर का इख्तियार, शादी बारात का इख्तियार नहीं था। आज भी घोड़े पे बैठे तो टारगेट करते, संविधान के बदौलत उनको इंसाफ मिलता है। तो संविधान को बचाने की लड़ाई तो ये तबका लड़ रहा है, इनके लिए तो जान जाए पर संविधान न जाए, ये जिद पे ये लड़ रहा है। तो ये तबके के साथ जाना पड़ेगा ना। 1985 में जब राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर शिलान्यास किया, उस तारीख से कांग्रेस पे का जवाल नहीं नजर आ रहा। क्या आप उस तारीख से कांग्रेस को 1 गट्ठा वोट दे रहे हो, फिर भी कांग्रेस हार रही है। और जो 2 सीटें थी 85 में बीजेपी की, वो 300 के पार गई, अब 400 के पार का दम बढ़ रही है। आपके वोटों की बरकत क्यों ख़त्म हो गई? आपको अपने चीज़ों पे रिव्यू करने की ज़रूरत है, आपको मजलूम तबक़ात के साथ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सियासी लड़ाई में भी आपके साथ रहेगा और समाजी लड़ाई में भी इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हो सकता है। 2 से सवा 2 लाख वोट, 2 से सवा 2 लाख वोट का बंच का जिक्र आपने किया जी। वंचित, क्या सवा 2 लाख पर आपकी सीट यहाँ पर निकल पाएगी? हम ये नहीं कहा, हमारा बेस वोट है। कोई भी कैंडिडेट का अपना एक बेस वोट होता है। वंचित तबक़ात, बहुजन तबक़ात में जो काम हमने 5 साल में किया, 19 में हमारे पास ज़िला कमेटियाँ नहीं थे, तालुका कमेटियाँ नहीं थे, गांव देहात के कमेटियाँ नहीं थे। आज हमारे पास बीड़ ज़िले के 2 ज़िला कमेटियाँ हैं, आधे आधे बांट दी हमने। 2 ज़िलों की तालुका कमेटियाँ हैं, तालुका कमेटियों की सर्कल कमेटियाँ, और तकरीबन गाँव के अंदर हमारी ग्राम शाखाएँ हैं। आज हमारा स्ट्रक्चर मजबूत है। तब कैंपेनिंग नहीं थी, तब हम कम पड़ गए थे, फिर भी 1 लाख वोट लिए हैं। तो अभी हमारा स्ट्रक्चर इतना मजबूत है। तब बाड़ा साहब ने एक भी सभा चलते चलते दे दिए थे, लेकिन इस बार बाड़ा साहब ने इन 2 महीने में तीसरी सभा दे रहे हैं। पहली एक सभा बीड़ में हुई, अम्बेजोगाई में, और इंशाल्लाह कल शाम में हमारी बीड़ में सभा है। तो 3 सभा बाड़ा साहब की यहाँ हो रही है। तो वंचित तबक़ात को कितनी ताकत से हम मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। दलित भाई बाड़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ महाराष्ट्र का पूरा वंचित तबका है, सिर्फ दलित नहीं, दीगर वंचित तबकात भी है। आप जाओ, जो नाभिक समाज है ना, हजाम बिरादरी, इनकी दुकानें किसने खुलवाई, पूछो आप जाके। आप जाओ हमारे हजाम भाइयों को जाके मिलकर बोलो उनको 5 साल में तुम्हारे लिए कौन लड़ा लॉकडाउन में, वो खुद बोलेंगे। कुम्हारों के लिए कौन लड़ा, छोटे छोटे जातियों के लिए कौन लड़ा, प्रकाश अम्बेडकर साहब लड़े। ये सब OBC है, हिंदू है, लेकिन ये अम्बेडकर साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका हमारे पास है, 2 सवा 2 लाख वोट बेस वोट है। लेकिन अब हमारे कैंडिडेट का खुद का ये गरीब मराठा है, इनका वोट बैंक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने काम गिना है, जो अभी आपके ज़रिए अपील जाएगी, मुझे मालूम है कि अगर मेरी बात हक़ पे है तो अल्लाह दिलों को पलटाने वाला है, क्योंकि हम 313 की क़ुव्वत से भी हज़ारों को खेटे वाले लोग हैं। अम्बेडकरवादी समाज हर बार लड़ता आया है, ये कभी भी कांग्रेस को सरेंडर नहीं हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा अम्बेडकरवादी समाज जो भी है, भले ही किसी भी ज़ात कम्युनिटी का हो, वो पूरी ताकत से। अब बोलो ना, 2 महीने पहले आगाड़ी होगी कि नहीं होगी, तब बीड़ की सभा देखी आपने, कल अम्बेजोगाई की सभा देखी आपने, और इंशाल्लाह कल के बीड़ की भी सभा देखिए। आपको पता चलेगा किसके साथ में है, आपको खुद पता चलेगा। ऐसा क्लेम किया जाता है कि आपके कैंडिडेट की वजह से बीड़ जिले में एक विशिष्ट पार्टी का फायदा हुआ है, सीधा सीधा बीजेपी का फायदा हुआ।
आपका क्या बोलना है इसके ऊपर? देखो, अगर वोट बटेगा तो बीजेपी का फायदा होगा। हम दावे के साथ बोल रहे हैं, हमारा 2.25 लाख वोट का बेस है। हमको गरीब मराठा मुसलमानों ने साथ में देना चाहिए, इसलिए हम इलेक्शन लड़े, क्योंकि हमको लगता है कि कांग्रेस आपका विकल्प नहीं है। कांग्रेस ने ना गरीब मराठा को रिजर्वेशन दिया, ना मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, ना रिजर्वेशन दिया, ना कोई सुविधा दी, ना नुमाइंदगी दी। तो हमको हमारा ये मानना है कि गरीब मराठा और माइनॉरिटी मुसलमानों का मुत्तबादिल सियासत अगर कोई है तो वंचित बहुजन आघाड़ी। ये हमारा वोट बैंक है। हमने 5 साल लड़े हैं ये तबक़ात के लिए, गरीब मराठा के लिए हम लड़े, ओबीसी के लिए हम लड़े और मुसलमानों के लिए हम लड़े। तो हमारा पहला हक़ है, हमने लड़ाई लड़ी तो हमारा हक़ है, ये हमारा वोट है। हमारा वोट हमको मिलेगा तो हम बड़ी ताकत बनेंगे, हम ही जीतेंगे। आपकी वजह से हाँ या ना में जवाब चाहिए। आपकी वजह से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? मुसलमान अगर कांग्रेस की अंधी मोहब्बत नहीं छोड़ेगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। 40 साल से हमारी अंधी मोहब्बत है कांग्रेस के लिए, जो नुकसानदेह साबित हो रही है। फिर भी हम अगर उधर ही रह रहे हैं तो फिर नतीजे बदलेंगे नहीं, वही आएंगे। आपका कैंडिडेट बीड़ जिले में चुन के आने के कितने परसेंट चांसेस? 100%। इंशाल्लाह ये अपील अगर आवाम तक पहुंचती है और अल्लाह के बारगाह में अगर इसको गैबी मदद अल्लाह की मिलती है, मैं गारंटी से बोलता हूँ हमारी सीट ही निकलेगी। अम्बेजोगाई की सभा के पहले मराठा समाज कंफ्यूज था, लेकिन कल के अम्बेजोगाई की सभा के बाद में आप देखो गरीब मराठा समाज के अंदर के वंचित की ताकत को लेकर, पहले उनको लग रहा था महाविकास आघाड़ी होने के पहले की भीड़ की सभा थी, अब है कि नहीं लोग साथ। कल अम्बेजोगाई की सभा के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बदल गया और इंशाल्लाह कल के भीड़ के बाद में और माहौल बदलेगा। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हक़ पे हम हैं तो अल्लाह हमको ज़रिया बनाएगा और हमारे ही मुतबादिल पे इंशाल्लाह अल्लाह ताला कौम को फैसले पे लाएगा। इसे हम अल्लाह से तवक्को करते हैं, दुआ करते हैं। भीड़ शहर और तालुके में आपने जो तो कितने जो तो उलमा से रब्ता करे अभी तक? देखिए, हम सभी शोबे के लोगों से मिल रहे हैं। हम ताजिर से, कारोबारियों से, हम टीचरों से, हम समाजी लोगों से जैसे मिल रहे हैं वैसे यहाँ आने के बाद में जब पता चला कि यहाँ एक कमेटी कायम हुई है तो हमने उलमा से भी ये किया। हमारा ये मानना है उलमा इकराम जो है हमारे सर के ताज हैं, लेकिन उन्होंने ज़मीनी हकीकतों को समझना चाहिए, ये भी डायमेंशन को देखना चाहिए जो आम तौर पे हमारे मीडिया में नहीं आता, मीडिया में नहीं लाया जाता, तो वो भी सामने आए। इसलिए हमने गुजारिश की उलमा इकराम से कि हमारी बाजू सुनो, हमारी बाजू सुनो और फिर आप फैसला करो, जो भी उनका फैसला हो। लेकिन मुझे तमाम मुसलमानों से ये कहना है कि देखो ये जो दौर है ये बहुत नाजुक दौर से हम गुज़र रहे हैं। आने वाले वक्तों में जिस तरीके से इन्होंने अवामी झगड़ा लगा रहे हैं, सिविल वार की तरफ लेके जा रहे हैं, घुसपैठिया बोलना, इनकी प्रॉपर्टी छीन के हम बांट देंगे बोलना, ये उकसाने का काम कर रही है हुकूमत। अब ये कोई सिर्फ हुकूमत तक नहीं रहा, ये अवाम के अंदर फ़िरका परस्ती का जहर घोल रहे हैं, अवाम को अवाम से लड़ा रहे। तो अवाम को समझना चाहिए जब ये ज़मीनी लड़ाई होगी, खुदा ना खास्ता फिसादी माहौल बनेगा, हमारे साथ आके कौन खड़े रहेंगे? ऐसे साफ जहन के लोग आकर खड़े रहेंगे। या जो कल अजीत पवार के जरिए बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी के बाजू में घुस गए थे, वो लोग आज चुन के आने के लिए यहाँ हैं। वो चुनकर आने के बाद किधर जाएंगे? नवनीत राणा को मुसलमानों ने बहुत ही जमहूरी ईद मनाकर चुनकर लाया था। शरद पवार का आज कैंडिडेट है बोलकर शरद पवार की तारीख थी, शरद पवार के राष्ट्रवादी की सभाएँ हुई थी नवनीत राणा के लिए। उसने तो अजान के खिलाफ में 4000 की मूवमेंट चलाई फिर और दंगे कराकर दुकानें मकानात जलाकर मुसलमानों का जानी माली नुकसान किया। तो यही गलती हम भीड़ में करेंगे क्या, दोहराएंगे क्या? ये हमको भी सोचने का वक्त है।